Hello, friend. Welcome to my success, Sarkari Success YouTube channel. Today, I have come with again very good topic, that is Disaster Management Act. Actually, these days you have been listening about some news about Bengal government confliction with central government, that वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया गया है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वायलेट करने के मामले में। तो इसी पर मैं एक टॉपिक पे लेकर आया हूँ कि आखिर क्या क्या मसला है, किस चीज़ पे ये पूरा लड़ाई ये आगे बढ़ता जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो इस पर ही मैं लाया हूँ और वो उसके बारे में विशेष जानकारी लाऊंगा। और प्लीज़ इसे आप कृपया कर लास्ट तक सुनिए, बहुत ही अच्छा परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉ और रेगुलेशन और डिफिनेशन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं जो फर्स्ट एक्चुअली क्या है इस स्लाइड में। एक्चुअली इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद ये आजकल सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर ये जो 51B जो धारा लगाई गई है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी पर, वो क्या कहती है धारा 51B। और ये जो डीएम एक्ट है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो परीक्षा उपयोगी होंगे, और क्या है देश भर में लागू आपदा प्रबंधन एक्ट की 10 धाराएं। ये सब आप ध्यान से सुनिए, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे फर्स्ट, व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डीएम एक्ट। एक्चुअली ये भारत सरकार की सबसे हाई लेवल की बॉडी है आपदाओं को कुशल प्रबंधन के मामलों में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए ये बनाया गया था। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ सक्सेसफुली वो जनवरी 2006 में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2005 में इसका एक्ट का आना हुआ और जनवरी 2006 में ये पूरी तरह लागू हुआ। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन में समन्वय रणनीति तैयार करना और क्षमता निर्माण करते हुए मॉनिटरिंग करना। अच्छा, इसमें एक बात है कि जब ये एक्ट बनाया गया तो उसमें एक धारा एक्ट 2D के अनुसार ये आपदा का प्रभावित किया गया कि आखिर आपदा यानी डिजास्टर है क्या, डिजास्टर सिचुएशन होता क्या है। तो एक्चुअली इसमें कहा गया है कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, आपदा और गंभीर घटना है। जैसे कि अगर किसी यहाँ भूकंप आया या ज्वालामुखी हुआ या साइक्लोन आया या सुनामी आया या इन दिनों पैंडेमिक, ये जो डिजास्टर सिचुएशन है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट वहाँ पर एक्ट होता है और वहाँ पर काम करती है, सरकार लागू करती है। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि आखिर इसकी बात कब हुई थी इंडिया में और अभी किस सरकार ने इसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। तो आपको मैं बता दूं कि अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो हमारे देश में अंग्रेज़ों के टाइम में ही इसे लाया गया। ऐसे भारत में बहुत सारे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में लाया गया जो अभी तक चल रहे हैं। उनमें से एक ये भी था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक्चुअली लाया गया था 1897 ईस्वी में, जब भारत यानी आज़ादी के 50 साल पहले अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा ये लाया गया था। जब भारत में बम्बई राज्य में, उस समय मुंबई को बम्बई बोलते थे, बम्बई राज्य में प्लेग जो बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी उस समय, ये पूरा महामारी पूरा चपेट में ले लिया था। इससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे और बहुत ही जन धन की क्षति हुई थी। जो एलीट क्लास के लोग थे वो यहाँ से चले गए या अपने ट्रीटमेंट के लिए विदेश, या उन्हें अंग्रेज़ों ने मुहैया करवाई सुविधा। बट बहुत सारे ऐसे लोग जो नीचे तबके के लोग थे, और चूँकि उसमें भारत पूरी तरह गरीब देश हो गया था, तो ये बहुत ही टॉल हुआ था जनमानस का और धन का भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने 1897 में ये द एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाया था। अगर मैं अभी की बात करें तो आज़ादी के 57 वर्ष तक उस एक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन जब तक कि ये सुनामी का जैसा घटना न हुआ। 2004 में जब सुनामी आई तब उसमें भारत के जो सिस्टम है उनको लगा कि नहीं, अब भूकंप या चक्रवाती तूफान या किसी भी डिजास्टर के लिए एक इस एक्ट को बदलना होगा। तब उन्होंने वर्ष 2005 में एक्ट लाया और जनवरी 2006 में ये पूरी तरह पारित हुआ, जिसके बारे में डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। तो जब तक 2-2.5 लाख जो डिजास्टर में मरे नहीं, तब तक हमारी सरकार को इसमें चेंज करने के लिए कोई कारण नज़र नहीं आया। अब बात करते हैं कि आखिर ये आजकल न्यूज़ में क्यों है।
आजकल देख रहे हो कि हर एक न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, कहीं भी हो, एक ही हेडलाइन होता है कि भारत या बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है दिल्ली, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में भिड़ंत हुई है। तो ये सब न्यूज़ आखिर कल चल क्या रहा है? एक्चुअली बात दरअसल एक इंसिडेंट्स हुई। एक्चुअली क्या था कि इधर आसपास में लास्ट वीक में यास तूफान आया था। यास साइक्लोन, आपको मालूम हुआ कि ये बंगाली खाड़ी में आया था और इन्होंने बहुत डिवास्टेशन किया था उड़ीसा और बंगाल में। तो उसको जायज़ा लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार गई थी, पीएम मोदी खुद गए थे रिव्यू करने के लिए। और उनके इंतज़ार में वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने जो चीफ सेक्रेटरी हैं अल्पना बंदोपाध्याय के साथ उन्हें इंतज़ार कर रहे थे। बट किसी कारण उन्हें लेट हुआ, इससे कारण वो थोड़ा गुस्से में आ गए और वहाँ की रिव्यू मीटिंग को बिना अटेंड किए हुए, जो भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी के बीच में होनी थी, मुख्यमंत्री के बीच में होनी थी, उनके मीटिंग को अवॉइड करके वो वहाँ से चले गए किसी कारणवश। यही बात केंद्र सरकार को नागवार गुजरी और उन्होंने इस तरह रिपोर्ट तलब कर दी चीफ सेक्रेटरी को कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आपने इसका अवहेलना किया है। वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 51B। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए कि 51B क्या होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 51B होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब ये बना तो 51B के अनुसार जो भी कोई या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से कोई इनकार करता है तो उस पर दोष सिद्ध होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बस इसी बात को लेकर के सेंट्रल ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि आपने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के एक्ट नंबर 51B के तहत आपने अवहेलना की है। इसके लिए आपको 3 दिन के अंदर ही आपको इसके बारे में शो कॉज नोटिस जारी किया और उसका जवाब मांगा है। लेकिन उस चीज़ से पढ़ने, इस पॉलिटिकल चीज़ से पढ़ने के अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट का फंडा क्या है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या विशेषताएं हैं और परीक्षा उपयोगी में कौन कौन से कंटेंट आपके लिए उपलब्ध और लाभदायक होंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये तो मालूम है कि 2005 में इम्प्लीमेंट एक्ट आया, 2006 में हुआ। तो ये इसका जो नोडल एजेंसी है वो है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय इसके काम को देखती है, बट फाइनेंस इसको वित्त मंत्रालय करती है, बट इस काम को देखती है गृह मंत्रालय। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसमें चेयरमैन को छोड़ करके यानी वाइस चेयरमैन सहित अलग से 9 सदस्य होते हैं जो 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं मोदी या पीएम के थ्रू। हालांकि जब से मोदी सरकार 2014 के बाद से इस 9 जो नंबर हैं उसको घटा करके 5 नंबर कर चुके हैं, यानी कि पीएम के अलावा और वाइस चेयरमैन मिला के सिर्फ 5, यानी पीएम के अलावा सिर्फ 5 मेंबर ही रहेंगे 9 के बदले, जिसमें वाइस चेयरमैन में रहेंगे 2014 के बाद से। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की तो वो 3 लेयर होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है निचले स्तर पर, एक स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो DDMA, स्टेट लेवल का SDMA और सेंट्रल लेवल का CDMA, ये जो बोलते हैं NDRF, ये होता है। अगर मैं बात करूं कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की जो मैं DDMA की मैं बात करूं, ये होता है, और स्टेट लेवल का SDMA और NDRF। अब आगे चलते हैं कि आखिर ये जो NDRF होती है या जो स्टेट लेवल की जो होती है डिजास्टर टीम, ये इनको मतलब कि काम को करने के लिए कौन किन्हें मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। वो सबसे पहले आते हैं NDRF जो सेंट्रल लेवल पे होती है। इसकी स्थापना वहीं 2005 में हुई थी। इसमें 13,000 फोर्स काम कर रहे हैं आजकल। इसमें 13,000 फोर्स हैं। इनका जो प्रमुख होता है वो डायरेक्टर जनरल लेवल का अधिकारी होता है। दूसरा बात होता है वो भारतीय सेना। ये जब आपदा राज्य सरकार के बूते से बाहर हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कच्छ का भूकंप आया था, केदारनाथ आपदा आया था, इसमें वहाँ की जो राज्य सरकार वो काम नहीं कर पा रही थी, तब ये भारतीय सेना को डिप्लॉय किया जाता है। और ये जो सेना है वो दुर्गम से दुर्गम जगहों से भी निकाल लेती है। और इस सेना में वायुसेना का भी एडिशन होता है जो दुर्गम जगहों से निकालने, मेडिकल सेवाएं मुहैया कराने के में बड़ी भूमिका होती है। अच्छा, एक थर्ड में आता है पैरामिलिट्री फोर्स। ये न्यूज़ तब आई थी जब उत्तराखंड में आपदा में ITBP के जवान राहत और बचाव में जुटे थे। और इस तरह के फोर्स पहाड़ों के तरफ जो अगर आता है डिजास्टर तो उधर रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। इसी कारण वहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था ITBP को,
बीपी को यानी पैरा मिलिट्री फोर्स को। उसके बाद आती है जो लोकल स्तर पर जो काम करती है, जिसको अभी जो पैंडेमिक में देख रहे होंगे, बहुत सारे पुलिस होते हैं, फायर सर्विस होते हैं, सिविल डिफेंस के आदमी होते हैं, ये लोकल स्तर पर मौजूद स्टेट को ये सहायता मुहैया कराते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं कोई मतलब कि वो चाहे वो खाना खिलाने की बात हो, चाहे मेडिकल सुविधा का बात हो, या सुरक्षा की बात हो, इसके लिए तो मैं कह सकता हूँ क्विक रिस्पांस टीम में आपके 4 चीज़ आती हैं: नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, और स्टेट पुलिस, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इस फिगर में। जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ये इसमें इमेज, जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह हमारे देश के जवान हैं जो दुर्गम इलाकों में जा कर के और ये हेलीकॉप्टर से हमारे सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, दवाई उपलब्ध कराते हैं, मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाते हैं, खाना उपलब्ध करवाते हैं। तो दिस इज द मैटर ऑफ वेरी आई थिंक प्राइड। नाउ अब बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन में 10 धाराएं जो 51 से 60 तक कही गई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं डाल सकता हूं, क्योंकि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला है धारा 51। धारा 51 के तहत क्या कहते हैं कि अगर आप किसी आदमी को या किसी सरकारी अफसर को इसमें अगर बाधा डालते हैं किसी काम करने में, या वो अफसर है जो उस काम को करने में वो दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो उन पर आप पनिशमेंट के तौर पे सरकार उसे 1 साल तक कैद कर सकती है। इसी 51 धारा 51 के बी के अनुसार ये अभी अल्पना बंदोपाध्याय जो चीफ सेक्रेटरी बंगाल के, उन पर केस चल रहा है, यह तलब हुआ है। यह धारा 52 में क्या है, यानी एक्ट 52 में क्या है कि अगर आप झूठे दावे करते हैं, अगर आप वाह फैलाते हैं, फेक न्यूज़ पढ़ाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। धारा 53 बोलती है धन या सामग्री का दुरुपयोग। जैसे पेंडेमिक में आप देख रहे हैं कि धन के बदौलत बहुत सारे लोग जैसे आईसीयू में जो उपलब्ध होते हैं ऑक्सीजन कंटेनर, ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। दवाई रेमडेसिवियर और बहुत सारे स्टेरॉइड की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ये कभी कभी राशन पानी के ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इन सबों को अगर पाया गया तो आप इसमें दंड के भागी होंगे। एक्ट 54 के द्वारा अगर आप गलत चेतावनी देते हैं, ये यही उसी चीज़ में है। एक्ट 56 बोलता है कि अगर आप कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी हो। 57 बोलता है आदेश का उल्लंघन, अगर किसी सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। और धारा 58, 59, 60 ये है जो निजी कंपनी है। एक्चुअली क्या है कि एनडीएमए के थ्रू, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, वो किसी भी सरकारी प्राइवेट संस्थान आदमी पर ये एक्ट ला करके उन्हें सजा दे सकती है, उन्हें सबक सिखा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका एक कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेबल या वेल एक्सप्लेन्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, उनके स्थापना के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उनके फैक्टर्स के बारे में, जो आपको परीक्षा उपयोगी हैं, यानी परीक्षा जो आने वाले ईपीएफओ एसएससी है, उन सबों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ like, share, subscribe, and that's yes, if you like then please subscribe this channel. Thank you. I will come with again with good morning topic in next day. तो तब तक के लिए थैंक यू।